बच्चों, आज हम अध्याय 4 जीव विज्ञान में अध्याय 4 मानव भ्रूणीय परिवर्तन पार्ट 2 के अंतर्गत भ्रूणीय विकास एवं इसकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भ्रूणीय विकास या परिवर्धन उसमें क्या है कि निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, निषेचन जिसे अंडाणुओं और शुक्राणुओं के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज जो बनता है, उस युग्मनज में तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होता है। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो विभाजन होने के पश्चात अंततः एक पूर्ण विकसित मानव शिशु का निर्माण गर्भाशय के अंदर होता है। मतलब जैसे हमने कहा कि ये निषेचन क्रिया हुई, निषेचन क्रिया पर सब जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास होता है। तो विकास में क्या है कि समसूत्री, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं और इस विभाजन के फलस्वरूप कई अवस्थाओं से गुजरता है और बाद में यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर एक शिशु का निर्माण होता है। तो निषेचन से लगभग जो 8 सप्ताह होता है, 8 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज से 8 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व तक का के बाद का जो होता है 1 साल तक के बच्चे को शिशु कहते हैं। कहने मतलब है कि निषेचन से ये हमने लिख दिया निषेचन से 8 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब तथा युग्मनज से 8 सप्ताह, तो युग्मनज से 8 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व के भ्रूण को फीटस कहते हैं। अब इसके जो होता है 8 सप्ताह, इसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। अब जन्म के बाद 1 साल तक के, अब भ्रूण जो हो गया शिशु बन गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो शिशु बनेगा वो 1 साल तक का होता है। 1 साल तक के जो होते हैं भ्रूण के निर्माण होने के पश्चात जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के पश्चात ये शिशु बनता है, तो उसे शिशु कहते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे जो भ्रूणीय विकास है, इसकी अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाओं में क्या होता है कि जैसे हमने कहा था विदलन या विखंडन, विदलन या विखंडन। तो विखंडन जो होता है उसमें क्या है कि जो इसे हमने पर लिख देते हैं भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं हो गया। अब ये भ्रूणीय विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें नंबर 1 आता है विदलन। विदलन या विखंडन, इसको कहते हैं इंग्लिश में, विदलन को इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज। ORR सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि देखिए युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री जो विभाजन होते हैं उसी को विदलन विखंडन कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं युग्मनज, जाइगोट वही, युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री
विभाजनों को विदलन या विखंडन कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो जब कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि होती है, संतत कोशिकाओं का आकार प्रत्येक विदलन के बाद छोटा होता है। अरे भाई पहले बड़ा था, अब इसमें जब इसे विदलन होगा तो इसकी कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, छोटी होती जाएगी। जितने बड़ा कोशिका रहेगी धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो विदलन द्वारा जो बनी संतत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को विदलन द्वारा बनी संतत कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि ब्लास्टोमियर्स की विशेष ब्लास्टोमियर्स है, हमने कहा था जैसे उसकी जो स्टेज है क्या है कि जैसे ये जाइगोट था, अब इसमें जब विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं ऐसे ऐसे बनेंगी। तो ये अब बड़ी थी, अब छोटी हो गई। तो जो छोटी कोशिकाएं होती है ये क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स है। और ये जो खोखली जो स्थान होता है इसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। तो जैसे मानव के अंडों में जो विदलन होता है तो निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद डिंबवाहिनी जो होती है उसका स्थमस जो होता है, तो डिंबवाहिनी के जो स्थमस से गर्भाशय के आते हुए जो जाइगोट होते हैं उसमें विदलन प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद डिंबवाहिनी में गर्भाशय की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें विदलन प्रारंभ हो जाता है। और विदलन के प्रथम विभाजन में युग्मनज 2 ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये ले चलते हैं कि जैसे एक थी जाइगोट, ये जाइगोट है। अब जाइगोट में क्या होता है कि यही 2 भागों में विभाजित हो रहा है। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। अब ये 2 भाग में क्या होंगे, विभाजित हो गए। तो ये एक सेल से कितना बन गया, 2 सेल। इसको कहेंगे 2 सेल स्टेज। ये 2 सेल स्टेज हो गया। अब इस जो 2 सेल स्टेज है, अब इसमें देखिए एक तो विभाजन हुआ विदलन में, प्रथम 2 ब्लास्टोमियर विभाजित हो गया। अब इसका जब दूसरा विभाजन पहले के संपूर्ण पर होगा तो कितने बटेंगे, 4 बटेंगे। अब यहाँ पर जो होता है, अब ये अगर इस तरह से बढ़ जाए, अभी कितना हो गया, 4 सेल हो गया, 4 सेल स्टेज, ये 4 सेल हो गया। तो अब जाइगोट में पहला विभाजन हुआ तो 2 बन गया, फिर दूसरा संपूर्ण पर हुआ तो कितना हो गया, संपूर्ण मतलब ये, तो ये 4 सेल हो गए। तो इसमें ये होता है ना कि जब इसमें 4 ब्लास्टोमियर विभाजित हो जाते हैं तो इसके बाद इस ब्लास्टोमियर्स में विभाजन होता रहता है लगातार। और इस ब्लास्टोमियर्स के जो खंड होते हैं छोटे छोटे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मनज विदलन के समय आकार में नहीं बढ़ते। युग्मनज विदलन के समय आकार में नहीं बढ़ते। और मनुष्य में विदलन की पूरी क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है। तो इस तरह से विदलन के समय 4 बार समसूत्री विभाजन होता है
और भ्रूण 16 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है। तो मतलब हमने अभी कितना बताया, कितनी बार, 4 बार। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 चौका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में ये ऐसे जो होते हैं 16, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 हो गया, ये इसे भर देंगे 16। अब ये जो 16 वाली जो अवस्था है ये क्या कहलाएगी, मारुला। ये मारुला होगी। कहने का मतलब ये होता है कि मारुला 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना है। तो स्टेज में पहला था विदलन, दूसरा क्या हो गया, मारुला। तो मारुला किसे कहेंगे, 16 कोशिकाओं, 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना है। मारुला क्या है, 16 कोशिका, ये 16 कोशिका है, 16 कोशिका है। तो मारुला क्या है, 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस क्या है, रचना है। अब देखिए कि इसमें जो ठोस आकार की रचना है, जिसका आकार युग्मनज के बराबर ही होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। आकार जैसे इसका था वैसे इसका, वैसे इसका, उसके उसी आकार में ये विभाजन होंगे। तो 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना है, आकार युग्मनज के आकार के बराबर ही होता है। और इसका निर्माण जो होता है निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में, 3 से 4 दिन में। इसका निर्माण जो है, निर्माण निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। अब इस समय क्या होता है कि मारुला जो होती है 2 भागों का बना होता है, एक भीतरी और एक बाह्य। तो भीतरी में क्या होता है, भ्रूण जो होता है, भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। मतलब मारुला में एक भीतरी होती है, एक बाहरी होती है। तो इसको कहते हैं इनर सेल मास, आउटर सेल मास। इनर सेल मास, आउटर सेल मास, 1 2, ये हो गया 1 2। तो इस कोशिका समूह से भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। इस कोशिका समूह से भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। ये विभिन्न अंग बनते हैं आउटर सेल मास, इससे क्या बनता है, इस कोशिका से ट्रोफोब्लास्ट बनता है। इस कोशिका से क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बनता है। तो जिससे किसका विकास होता है, अपरा का, जिससे अपरा, अपरा को इंग्लिश में कहते हैं प्लासेंटा। जिससे अपरा का क्या होता है, अपरा का विकास होता है, जिससे अपरा का विकास होता है। तो बात समझ गए।
कि विदलन होता है, विदलन जायगोट में, जायगोट एक कोशिका 2 कोशिका में, 2 से 4 कोशिका में, फिर 4 से 16 कोशिका में डिवाइड हो जाती है। मतलब 2, 4, 8, 16 समसूत्री विभाजन है, 4 विभाजन होते हैं, 2, 4, 8, 16। तो अब यहाँ पर जो 16 कोशिकाएँ बनी, ये जायगोट के अंदर ही 16 कोशिकाएँ बनी, इसकी आकार इतने बड़ी होती है। और यही 16 जो कोशिकाओं वाली जो युग्मनज की रचना होती है उसी को मारुला कहते हैं। मारुला 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना है। इसका निर्माण निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसमें मारुला 2 भागों में बना होता है। मारुला 2 भागों में बना होता है। तो ये दोनों भाग यही हैं, इनर सेल मास, आउटर सेल मास। इनर सेल मास से भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं, आउटर सेल मास से ट्रोफोब्लास्ट बनता है, जिससे अपरा का निर्माण होता है। तो अब तीसरा स्टेप में हम चल रहे हैं, तीसरे में ब्लास्टोसिस्ट। तीसरा होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ब्लास्टोसिस्ट को कहते हैं कोरक कुटी। कोरक कुटी ये। अब इसमें ये होता है कि जैसे गर्भाशय में पहुंचने पर युग्मनज जो होता है गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है और 2-3 दिन तक पोषक तत्व अवशोषित करता है। तो पोषक तत्वों को गर्भाशयी जो दुग्ध कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण ये गर्भाशय में पहुंचकर गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है और लगभग 3 दिन तक पोषक तत्व अवशोषित करता है। पोषक तत्वों को गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। ये होता है। तो इस बीज कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती रहती हैं और निषेचन के 4-5 दिन बाद मारुला एक खोखली गेंदनुमा रचना बनाता है। भ्रूण की इस अवस्था को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो खोखली गेंद इसी रचना क्या है, यहाँ तो ठोस गेंद वाली रचना है। अब ये जो होता है ये, अब इसको इस तरह से हम करते हैं। ये तो अब मारुला क्या बनाया, खोखली, इसके अंदर का भाग क्या हो गया, खोखला हो गया। ये खोखली गेंद वाली अवस्था हो गई। तो खोखली जो गेंद वाली अवस्था है इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स और इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। इसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। अब देखिए गेंदनुमा रचना है, ये लेयर हो गई। अब बीच का खाली स्थान है, तो खाली स्थान को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोरक गुहा कहते हैं।
और इसको कहते हैं कोरक खंड कहते हैं। ये कोरक गुहा है, ये कोरक खंड है। तो भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट माने होता है पुटी। तो भ्रूण की इस अवस्था को, जो खोखली गेंद वाली अवस्था है, भ्रूण की इस खोखली गेंद वाली अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, तथा इसके अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि इसमें कोशिकाओं की एक बाह्य परत बन जाती है। ये बाह्य परत है ही है, ट्रोफोब्लास्ट है, तथा भीतरी जो कोशिका होती है वो इनर सेल मास होती है। अब ये आउटर सेल मास हो गया, इनर सेल मास हो गया। तो दूसरे सप्ताह के अंत तक 2 माह तक यह भ्रूण तथा उसके गर्भ कहलाता है। तो मतलब दूसरे सप्ताह के अंत से 2 माह तक यह भ्रूण कहलाता है और उसके बाद गर्भ कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट एक चपटी कोशिकाओं से बना होता है। अब देखिए क्या है, ये चपटी कोशिकाएं हैं। तो चपटी कोशिकाओं से बना होता है, तो इसके जो होता है भ्रूण के बाहर की ओर स्थित होता है। अब भ्रूण के बाहर ही स्थित हुआ, इससे जो होता है कोरियन और एमनियन नामक बाह्य भ्रूण कलाओं का क्या होता है? निर्माण। मतलब ट्रोफोब्लास्ट है ना, तो ट्रोफोब्लास्ट की चपटी कोशिकाओं से कोरियन व एमनियन नामक भ्रूण कलाओं का निर्माण होता है। और ये भ्रूण को क्या करते हैं? सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करते हैं। तो यही जो होता है आंवल या प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेता है। यही प्लासेंटा के निर्माण में भी भाग लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि यही ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट तो बाहरी लेयर बनाई। अब इसमें इसको कहते हैं आउटर सेल मास, इसको कहते हैं इनर सेल मास। तो हमने वैसे को लिख दिया कि ट्रोफोब्लास्ट की चपटी कोशिकाओं से कोरियन व एमनियन नामक भ्रूण कलाओं का निर्माण होता है और ये भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती हैं। तो यही जो होता है कौन? ट्रोफोब्लास्ट। यही जो होता है प्लासेंटा के निर्माण में भी भाग लेता है। मतलब ये कोरियन एमनियन भी बनाया और यही प्लासेंटा का निर्माण भी किया। तो अब इसमें जो होता है जब इस तरह से जब इसकी रचना का निर्माण हो जाता है, तब इसके बाद अवस्था आती है रोपण की। किसकी आती है? रोपण। अब बोर्ड में इसी की टिप्पणी आती है। इसको कहते हैं रोपण। रोपण को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं इसी को। और ये इम्पॉर्टेंट है शार्ट नोट्स में ये इम्पॉर्टेंट इम्प्लांटेशन पूछा जाता है।
तो रोपण किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपण कहते हैं। हम लिख देते हैं ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपण कहते हैं। अब जब इसमें ये मारुला अवस्था फिर ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, यही अवस्था ब्लास्टुला कहलाती है। मारुला बाद ब्लास्टुला। तो यहाँ पर जब ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, कोरकपुटी जो होती है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है, तो उसी को रोपण कहते हैं। और यह क्रिया निषेचन के 7वें या 8वें दिन बाद होती है। 7वें या 8वें दिन बाद होती है। तो इस तरीके से जो भ्रूण होता है, भ्रूण का भ्रूणी जो सिरा होता है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। देखिए गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, एक्सोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। गर्भाशयी स्तर हम लिख देते हैं, गर्भाशयी स्तर में 1, 2, 3 एक्सोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 है। 1, 2, 3 ये गर्भाशयी स्तर होते हैं। तो अब ये चीज़ जो गर्भाशयी स्तर हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशय जब दीवार से जुड़ जाएगा तो उसको रोपण कहेंगे। और यह क्रिया निषेचन के 7वें या 8वें दिन से बाद से होती है। तो भ्रूण का जो भ्रूणी सिरा होता है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में क्या होता है? धंस जाता है। मतलब किसमें धंसा? एंडोमेट्रियम में। ये एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। तो जब एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा तो फिर ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसके बाहर का जो आवरण होता है, इसको जोनो पेलुसिडा कहते हैं, ये धीरे धीरे पतला होकर विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का पोषण एंडोमेट्रियल के द्वारा होता है। तो एंडोमेट्रियल में ग्लैंड्स होता है, उसके द्वारा क्या कहते हैं, गर्भाशयी दुग्ध स्राव होते हैं और उसी से उसका पोषण होता है। तो इस तरह से गर्भाशय की दीवार में भ्रूण की जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट होता है वो जब जुड़ जाता है तो भ्रूण एक स्थान पर स्थापित हो जाता है और उसी को भ्रूण का रोपण कहते हैं। तो ये रोपण हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए रोपण के समय जो सगर्भता हार्मोन होता है वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन? GTH, आप पीयूष ग्रंथ में पढ़े होंगे GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है उसका स्राव होता है। और गर्भावस्था में पीयूष ग्रंथ के एक हार्मोन होते हैं LH। तो पीयूष ग्रंथ LH हार्मोन का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये कार्पस जो ल्यूटियम होती है, तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं कि आवश्यक मात्रा के स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित किया? LH हार्मोन्स किया। कार्पस ल्यूटियम द्वारा क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन के आवश्यक स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये गर्भाशय के अंतरस्तर को बनाए रखता है और मासिक स्राव को रोकता है। तो जब तक मासिक स्राव नहीं रुकेगा तब तक गर्भाशय में धारण नहीं हो सकता है, अर्थात भ्रूण का रोपण नहीं हो सकता है। तो उसी की स्राव को ये नियंत्रित करता है और मासिक स्राव को क्या करता है? रोकता है। तो अब कल हम
फिर मिलेंगे इसके आगे भ्रूणीय परिवर्धन में गैस्ट्रुला भ्रमण या गैस्ट्रुला का निर्माण। थैंक यू।